नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पॉइंटिंग थ्योरम को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पॉइंटिंग थ्योरम को आपको समझने से पहले आपको एक टर्म जिसको बोलता है पॉइंटिंग वेक्टर, वो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। देखो, मान लो कि आपका एक ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एक, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि ईएमएफ में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, यानी कि उस वेव के अंदर, यानी कि उस रीजन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। मान लो कि ये आपका यहाँ पर क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर ये आपकी यहाँ पर क्या है, ये कौन सा फील्ड हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप बोलते हैं बिल्कुल सही बात है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो क्या होता है कि ये जो ईएम वेव है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये वाली है, ये क्या करती है, जिस रीजन के अंदर प्रोपोगेट करेगी तो उस रीजन को क्या करेगी, जैसे मान लो कि ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ये स्रोत है जहाँ से निकली है, इस स्रोत से जैसे निकलेगी वैसे जिस रीजन के अंदर ये प्रोपोगेट करेगी, जिस रीजन में ये प्रवाहित होगी, उस रीजन के अंदर ये क्या करेगी, यहाँ पर अपनी जो कुछ एनर्जी का हिस्सा है वो उस रीजन को ट्रांसफ़र कर देगी, है ना। तो उस रीजन को ये जो ट्रांसफ़र कर रही है ये एनर्जी, तो पर यूनिट रीजन, जैसे मान लो कि ये पूरा रीजन है जिसके अंदर ये प्रोपोगेट कर रही है, तो इस रीजन के अंदर एक अणु द्वारा एक यूनिट टाइम में जितना यहाँ पर एनर्जी को ये अब्जॉर्व किया जाएगा, यानी कि लिया जाएगा इसके द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका पॉइंटिंग वेक्टर डिनोट करता है। मतलब मान लो कि ये आपका एक यहाँ पर एक रीजन है जिसके अंदर ये क्या कर रही है, यहाँ पर इसमें से गुजर रही है, गुजरने के बाद में एक यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक चार्ज मान लिया, मान लो कि पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट पी से, है ना, तो एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम से, है ना, अब्जॉर्व की जाने वाली एनर्जी जो है, जो कि ईएम वेव से एनर्जी अवशोषित की जा रही है, उस एनर्जी को जो शो करेगा वो पॉइंटिंग वेक्टर शो करता है। पी वेक्टर बोलते हैं इसको, है ना। और पी वेक्टर जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एच वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ बैठी। इसी थ्योरम को लेकर जो है हम पूरी थ्योरम सिद्ध करने वाले हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मान लो, है ना, अब इसका असली प्रूफ चालू हो रहा है। क्या है कि मान लो कि आपके पास एक वॉल्यूम है ना, मान लो कि एक वॉल्यूम है जो कि वी है, और ये जो है इस प्रकार से है, ठीक है, और ये जो है एस सरफेस से घिरा हुआ है, यानी कि एस सरफेस की ऐसी 6 शीट है जो इसको घेरी हुई है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, एक ग्राफ समझ सकते हो आप बेसिकली। मान लो कि ईएम वेव जो है इधर से क्या कर रही है, आ रही है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भी होंगे जो इसको यहाँ पर प्रोपोगेट करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही ये ईएम वेव इसके अंदर आएगी, तो ईएम वेव का यहाँ पर दो कार्य होगा ईएम वेव के साथ में। पहली बात तो ये जो ईएम वेव इसके अंदर से गुजरेगी, गुजरने के बाद में ये जो है इसके बीच बीच में बहुत सारे पार्टिकल आएंगे, तो उस पार्टिकल को ये क्या कर देगी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देगी, ठीक है। तो उसकी एनर्जी कुछ तो इसमें खर्च हो जाएगी, और कुछ एनर्जी क्या करेगी, जैसे जिस रीजन से गुजरेगी उस रीजन के द्वारा इसका एनर्जी का कुछ भाग जो है वो क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्व कर लिया जाएगा, यानी क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर क्या बोलते हैं ईएम वेव है, वो एक किसी भी यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर क्या करेगी, बिहेव करेगी। आज हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि कितना भाग जो है इसका यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, कितना भाग जो है इसके द्वारा यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का मैं ये अंदर ये देखने वाला है, और ये इसकी पॉइंटिंग थ्योरम है, ठीक है। अब प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में आपको कुछ नहीं लिखना है ना, सबसे पहले थ्योरी का बात कर देते हैं। थ्योरी के अंदर जो भी मैंने आपको लिखा बोला है इसको एज इट इज छाप देना, उसके अंदर अपनी एग्जाम वाली कॉपी के अंदर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात करें इसके प्रूफ की, तो प्रूफ इसका स्टार्ट होगा मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से। किससे, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बोलती है कि जो हमारे पास ई का जो कर्ल होता है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो किसके बराबर होता है, वो माइनस का डेल वी वेक्टर बाई डेल टी होता है। वी वेक्टर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन काम आएगी, मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन काम आएगी। चौथी इक्वेशन क्या बोलती है मैक्सवेल की, मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन बोलती है कि डेल क्रॉस एच वेक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो जे वेक्टर प्लस का डेल डी वेक्टर बाई डेल टी के बराबर होता है। ये इसकी चौथी यहाँ पर इक्वेशन होती है, आपको रटनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको रटनी पड़ेगी। आपको अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन 2 बोल देता है। तो इक्वेशन 1 का तो आपको क्या लेना है, एच वेक्टर यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है, और जो हमारे पास डेल क्रॉस एच वेक्टर है, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है इसका ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हम लेते हैं, ठीक है, यानी कि एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर
बराबर माइनस का एच वेक्टर डेल वी वेक्टर बाई डेल टी। इस प्रकार से अगर मैं इसका लूँगा यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर, यहाँ पर ई वेक्टर डॉट है ना ई वेक्टर डेल डी वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगर इसको इक्वेशन ए मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन बी मान लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन जो बी है ना, बेसिकली क्या है, इस इक्वेशन में से मुझे इसको घटाना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसमें से इसको भी घटा सकते हो, आपकी मर्जी, जैसी आपको जैसे अच्छी लगे वैसे कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए में से बी घटा देता हूँ। ठीक है, ए में से बी घटा देता हूँ, तो एच वेक्टर डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डेल क्रॉस एच वेक्टर है ना, माइनस का एच वेक्टर डेल बी वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है, और इसके बाद में माइनस का ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है अंदर आपको क्या करना है, अभी इस समय से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, ये माइनस बाहर है। इस माइनस को अगर मैं दोनों तरफ से इंटू करता हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मैंने तो बेसिक सीखी, आपको नेक्स्ट टर्म में यानी कि जो आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे उसके अंदर आपको ये सब प्रोसेस करनी है। वैसे बेसिक सी चीज़ थे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अंत तक ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, डेल क्रॉस, यानी कि अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं, बेसिकली अगर डाइवर्जेंस लेते हैं ए और बी का कल का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, देखो आपको क्या करना है, ए लिख रहा है सबसे पहले तो आपको ए के साथ में लिख देना है इसको। ठीक है, अब उसके बाद में इसके साथ में बी के साथ में लिख देना है। ठीक है, अब जो बच गया उसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिख दो, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, अंत तक ठीक है। अब देखो अगर आप तुलना करेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर प्लस माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, कि प्लस बन जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये एज ए काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम कर रहा है, बी की तरह काम कर रहा है ना। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ई वेक्टर इनटू क्या लिखा हुआ है, ये एच वेक्टर। ठीक है, और माइनस आकर लिखा हुआ है, और ये आपकी इक्वेशन लगी हुई है यहाँ पर, डेल टी ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस का ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है अंतर ठीक है। अब देखो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर गॉस है ना, गॉस का डाइवर्जेंस का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, डाइवर्जेंस का सूत्र पता होना चाहिए, डाइवर्जेंस का सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि अगर मेरे पास है ना, अगर मेरे पास वॉल्यूम है ना, अगर मेरे पास वॉल्यूम है, यानी कि अगर मेरे पास किसी चीज़ का वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ पर इस प्रकार से डॉल ई क्रॉस एच वेक्टर डी, तो इसको जो है मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसके यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, बस इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका मुझे यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लेंगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल मैं आप ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी यहाँ पर वैल्यू बनेगी v है ना, v, और ये माइनस चल रहा है आपका आगे, डेल ई क्रॉस एच वेक्टर डी वी बराबर। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल मैं लूँगा तो यहाँ पर देखो इस सब को है ना मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ ना बीच में से, तो यहाँ पर वी वेक्टर ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी वी प्लस का यहाँ पर वी वेक्टर, और जो ये वाली टर्म लिखी हुई है एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर बाई डेल टी प्लस का ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया है। अब क्या करना है, मैं अगर इसकी और इस वाली इक्वेशन की तुलना करूँ तो दोनों सेम है, यानी कि मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ गॉस डाइवर्जेंस सूत्र से, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ई क्रॉस एच वेक्टर डी एस है ना। अब ये जो है यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, जे वेक्टर डी वी प्लस का वी वेक्टर, और सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है कि जो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है ना, उसके अंदर डी जो होता है वो एप्सिलॉन ई के बराबर होता है, और उसके अलावा जो वी वेक्टर होता है ना,
वो म्यू एच के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। बस आपको है ना इन दोनों की वैल्यू जो यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर इस डी के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है, और जब बी है उसके अंदर ये पुट करना है। ठीक है, लगभग आपकी पॉइंटिंग थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर भी हमें इसका एक प्रूफ देना पड़ेगा, जिससे जो है हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एच वेक्टर डॉट डेल, अब बी वेक्टर जो है ना, बी वेक्टर कहाँ है, ये रहा, म्यू एच बटा डेल टी, है ना, इसको ऐसे लिख दो चाहे, ई वेक्टर और डॉट डेल, और इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं एप्सिलॉन ई बाई डेल टी। अब देखो जो म्यू है और जो एप्सिलॉन है, ये क्या चीज़ है, म्यू और एप्सिलॉन क्या है, ये यहाँ पर परमिएबिलिटी है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ठीक है, चूँकि अब ये दोनों के मान जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट राशि है, यानी कि इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों से बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि जो इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इससे मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डी वी, है ना, वी वेक्टर एच वेक्टर डॉट, यहाँ पर म्यू बाहर निकाल दो, यहाँ पर एच डेल एच वेक्टर बाई डेल टी प्लस का ई वेक्टर, है ना, एप्सिलॉन जो है बाहर निकाल सकते हो आप, एप्सिलॉन, और यहाँ पर लिख सकते हो डेल ई वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है अंत तक। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा है एच वेक्टर डॉट डेल एच वेक्टर बाई डेल टी। देखो अगर आप नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप पर यहाँ पर 1/2 है ना डी बाई डी टी करते हो ई स्क्वायर का, तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, आप बोलेंगे 1/2 इंटू 2 ई डेल ई बाई डेल टी बनती है कि नहीं बनती, बनती है, 2 से 2 कर जाएगा, यानी ये वाली राशि बन जाती है। ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि वी वेक्टर ई डॉट जे वेक्टर डी वी। अब देखो मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, बेसिक सी बात है, आप ले सकते हो यहाँ पर, तो 1/2 की जगह 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल ऐसे रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर म्यू की जगह म्यू, है ना, डी बाई डी टी, है ना, इसको लिख सकता हूँ एच स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर एप्सिलॉन, है ना, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों पे है ना, एप्सिलॉन और डी बाई डी टी ई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी वी प्लस का 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल। अब देखो अगर मैं म्यू को अंदर देता हूँ, है ना, अब चूंकि देखो एच स्क्वायर लिखा हुआ है, एच स्क्वायर क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है किसका, एच वेक्टर का, तो मैं अगर इसको तोड़ना चाहूँ तो इस प्रकार से तोड़ दूँ मैं इसको, डी बाई डी टी। अब देखो एच वेक्टर डॉट एच वेक्टर तोड़ देता हूँ और म्यू अंदर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ, है ना, तो डी बाई डी टी ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर और एप्सिलॉन। ठीक है अंत तक। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस प्रकार से चल रहा है, तो मैं इसको है ना एक नाम दे देता हूँ, जैसे हाँ इसको एक्स बोल देता है, तो एक्स प्लस का 1/2 वी डी बाई डी टी। अब देखो यहाँ पर म्यू एच है, म्यू एच किसके बराबर है, बी के बराबर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था बी बराबर क्या है, म्यू एच है, और एप्सिलॉन ई जो है वो डी के बराबर, तो मैं वापस वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस का डी बाई डी टी, है ना, ये पूरे पे यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है अंत तक। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू बनी है, यानी कि फाइनल वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से बनी है, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी वी, ये मैंने एक्स की वैल्यू दी यहाँ पर, है ना, 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी टी एच वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का डी बाई डी टी ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये जो मेरे पास बनी है, ये किसके बराबर बनी है, मैं इसका फाइव देखो ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये चीज़ चलती आ रही साथ के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख देता हूँ एज इट इज़। ठीक है, ये तो बराबर में चल रहा था इसके, डी वेक्टर डी एस। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो कि पी वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ई क्रॉस एच वेक्टर के बराबर होता है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो पी की जगह यानी कि ई क्रॉस जो एच है इसकी जगह मैं पी रख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर पी डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गई आपकी पॉइंटिंग थ्योरम, लेकिन दोस्तों ये पॉइंटिंग थ्योरम यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा इसके अंदर पूछा जाता है कि है ना, ये आपको बताना पड़ेगा, अगर आपके मान लो कि अगर आप एमएससी का एग्जाम दे रहे हो मान लो, है ना, तो उसके अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 10 मार्क्स के अंदर आपको पूरा बताना पड़ेगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह सब बताना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपका ये वाली जो टर्म दिख रही है, ये जो टर्म है ये शो करती है कि जैसे मान लो कि आपका एक वॉल्यूम चार्ज है, यानी कि एक वॉल्यूम है, इसके अंदर से अगर ईएम वेव निकलती है तो उसके द्वारा जो चार्ज पार्टिकल है उनको जितना डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, उसके अंदर जो वर्क डन किया जा रहा है वो इसके बराबर होता है। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा।
इसके साथ में जो यहाँ पर EM वेव जो जैसे मैंने आपको बताया 2 काम करती है, तो उसमें से एक काम क्या था, एक काम तो ये था कि वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का काम करती है, और दूसरा जो काम था वो कौन सा था, दूसरा काम ये था कि भैया वो जो है यहाँ पर पार्टिकल जो है ना, उनको क्या करती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो एनर्जी दी जाती है यहाँ पर EM वेव द्वारा, वो इतनी दी जा रही है, ये आपकी दूसरी टर्म शो करती है, जिसके अंदर जो ये वाली टर्म है जो V क्रॉस H वेक्टर है, जो आपको पता होगा कि जो EM वेव है वो 2 चीज़ से बनकर बनी होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड से और एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना स्टोर कर रहा है एनर्जी को, वो इससे शो किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, यानी कि जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो इसके द्वारा शो किया जा रहा है। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रूफ नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर केवल आधे मार्क्स ही मिलेंगे, है ना, यानी कि 10 में से 5 मार्क्स ही मिलेंगे, आपको पूरे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली बस आपको इसको प्रूफ कर देना है कि ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब जो है एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का काम के अंदर जितना वर्क डन हो रहा है, ये उसको शो कर रहा है। आपको केवल इसको शो करना है, यानी कि इसको प्रूफ कर देना है, ये आपको ऑटोमेटिकली प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो है मैं यहाँ पर अगला पेज लगाता हूँ और जो है आपको शो करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा पेज पे लिख दिया। देखो हमने यहाँ तक की जो इक्वेशन ये वाली तो प्राप्त कर ली थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा भी था। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन दिखा रहा है कि कितना हुआ है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ड्राइव ना करके अब मैं केवल इसका ये पार्ट जो है इसको सॉल्व करूँगा कि ये इस चीज़ को शो कर रहा है ना। तो J वेक्टर डॉट E वेक्टर dv, ये इसका है ना, इस पार्ट को जब आप स्टार्ट करोगे तो इससे पहले एडिंग लगानी है आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। फिर आपका यहाँ पर थ्योरी जो है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख देना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसका यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, J डॉट dv और E वेक्टर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने जस्ट क्या कर लिया, बीच में लिख दिया है और कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों इंटू में है वैसे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है dv किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम को शो कर रहा है। और वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलेंगे वॉल्यूम होता है एरिया गुणा लेंथ, होता है कि नहीं होता, होता है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमने जो है यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाला कंसिडर किया है ना। तो वॉल्यूम क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मान लो कि ये इसकी सरफेस है, तो इसका सरफेस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ds हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरफेस का जो यहाँ पर एरिया हो जाएगा वो ds हो जाएगा, और कितने लेंथ तक है, l लेंथ तक है। तो इसको मैं अगर यहाँ पर dl पार्टिकल मान लेता हूँ तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ds dl हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस ds dl को मैं यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ, यानी कि पुट कर देता हूँ। तो J वेक्टर डॉट ds dl E वेक्टर है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, वो क्या होता है, I/A होता है। अब I/A क्या है, I क्या है यहाँ पर क्या बोलते हैं, करंट है, और A क्या है यहाँ पर, एरिया है। घनत्व किसको शो करता है, J से शो करता है। तो J इंटू A, यानी कि J इंटू A किसको शो करेगा, आप बोलेंगे I को शो करेगा। J वेक्टर इंटू A वेक्टर है ना, एरिया जो है वो A वेक्टर में शो करेंगे। तो एरिया जो है यहाँ पर किसको शो कर रहा है, ds को शो कर रहा है। यानी कि अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो क्या ये यहाँ पर करंट को शो नहीं करेंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर V लिख देता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, I डॉट dl E वेक्टर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो I क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर dq अपॉन dt होता है, तो इसकी जगह यहाँ पर ये लिख दो, V वेक्टर dq अपॉन dt डॉट dl और E वेक्टर। अब देखो dt जो है वो क्या है, यहाँ पर टाइम है, और टाइम जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होता है। तो dt को मैं यहाँ पर बाहर निकाल दूँ या फिर किसी के नीचे लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, अपॉन में। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो इस dt को मैं यहाँ पर इस dq के नीचे से निकाल के इस dl के नीचे लिख रहा हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो v यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/v dq डॉट dl अपॉन dt E वेक्टर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो dl क्या था, लेंथ था, है ना, लेंथ था, और dt क्या है, समय है। तो आपको पता होगा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, फॉर्मूला 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी क्या है, यहाँ पर लेंथ है, समय क्या है, t है। तो चाल क्या होती है, v। तो v क्या होता है, चाल क्या होती है, यानी कि जो वेग होता है वो v वेक्टर से शो करता है। तो v है ना, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ गया ना, यहाँ पर आ जाएगा dq डॉट v वेक्टर और e, है ना, e बाहर चल रहा है आपका, ये आ गया नहीं आ गया, आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब जो है हम किसी भी चीज़ का इंटीग्रल जो करते हैं, एक बात ध्यान से सुनना कि जब मान लो कि आपके पास एक क्या है, वॉल्यूम है, वो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि हम जो है एक ऐसी यहाँ पर संरचना ले रहे हैं, एक ऐसी आकृति ले रहे हैं जिसका जो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सूत्रों के द्वारा जो है उसका एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन
अगर इसका मतलब क्या है कि हम एक पार्टिकल का एरिया निकालेंगे और उसका क्या करता है, पूरी लिमिट यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि पूरे एरिया के निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ कि यहाँ पर मान लो कि ये पूरा जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो Q1 Q2 Qn इस प्रकार से पार्टिकल से बना हुआ है ना, Q1 Q2 Q3 Qn इस प्रकार से बना हुआ है। अगर मैं इन सबका सम कर दूँ तो भी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम सॉरी एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर है ना, अगर जे फैक्टर यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, जे इक्वल टू 1 to n है ना, डी क्यू जे वी जे और ई जे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये मेरे पास यहाँ पर सेम क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा, देगा, है ना। वी जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर और डी वी, है ना, ये इसके बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार से समझ नहीं बैठा तो आप एक चीज़ रट लो कि जब भी हम, है ना, सुनना ध्यान से, वी हैव चार्ज इंटीग्रेशन, देखो हमारे पास क्या है, चार्ज इंटीग्रेशन है, इसको हमें क्या करना है ना, हमने इसको समन में ट्रांसफ़र किया, वो क्यों किया है, वो इसलिए करना है क्योंकि हमें डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर समन का यूज़ करते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो लास्ट टर्म है, लास्ट स्टेप के अंदर वी हैव चार्ज इंटीग्रेशन इनटू समन्स, हमने जो है इस चार्ज इंटीग्रेशन जो है इसको समन्स में ट्रांसफर कर दिया, समन्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, वो इसलिए कर दिया क्योंकि इन केस ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी शुड टू यूज समन्स, है ना, नॉट इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से आपका ये कारण होता है। मैंने आपको नॉर्मल बेसिक से बताया था, लेकिन अगर आपको समझ नहीं बैठ रहा तो आप रट लो, या फिर वहाँ पर मत लिख के आना है कि हमने इसको ट्रांसफर क्यों किया है, छाप देना बस एज इट इज़, ठीक है। अब आगे चलता है, सुनो, ये आपके पास क्या आ गई, जे की एक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। इसको मैं अगर डी इक्वेशन बोल देता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर एज इट इज छोड़ देता हूँ। सुनो, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब आपकी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होती है, उस पर दो प्रकार के फोर्स काम करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है और एक जो है मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, ही नहीं करता, करता है। और इन दोनों के ऊपर जो एक फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं यहाँ पर लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। यानी कि जो किसका सम होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का सम होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे क्यू ई प्लस का क्यू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब चूंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डीएल के साथ में, है ना, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्क डन शो करना है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है ना, ये हमें शो करना है कि नहीं करना, करना है। तो वर्क डन यानी कि डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे एफ डॉट डी एस होता है। अब डी एस क्या है, यहाँ पर क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि एफ डॉट डी एल होता है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर ये वर्क डन शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ के साथ में डी एल का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं एक बार, एफ डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डॉट ई प्लस का क्यू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का डी एल के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी शो करेगी, डी डब्ल्यू की शो करेगी, नहीं करेगी, करेगी। अब सुनो ध्यान से, अगर ये क्या है मेरे पास यहाँ पर ये जो लॉरेंज फोर्स होता है, इसके अंदर वी क्या होता है, आप बोलेंगे वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी किससे शो की थी, मैंने अभी डी एल बाई डी टी से शो की थी। तो इसकी जगह मैं क्या डी एल बाई डी टी नहीं लिख सकता, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। डी एल बाई डी टी, है ना, वी वेक्टर, और ये बाहर जो है आपका डी एल चल रहा है, ठीक है, अंत तक चलो, है ना। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वी वेक्टर है हमारा पास बेसिकली, है ना, वी वेक्टर है, और ये जो है डी एल के साथ में इंटू करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ बैठेगा। यहाँ पर क्या करना है, क्यू डॉट ई, है ना, प्लस का, है ना, डी एल से इसको इंटू कर देते हैं, प्लस का क्यू डी एल बाई डी टी, है ना, गुणा बी वेक्टर इंटू डी एल, है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्यू डॉट ई डी एल प्लस का क्यू। अब देखो वी वेक्टर है, अगर मैं इसको बाहर ले दे जाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है, इसके साथ में, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट राशि है। तो क्यू डी एल बाई डी टी इंटू डी एल, है ना, और वी वेक्टर, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये तो कांस्टेंट राशि है, इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब क्या हो गया, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, यानी कि डी एल इंटू डी एल, यानी कि आई कैप इंटू आई कैप मान लो इस तरीके से, यानी कि अगर मान लो कि आई कैप इंटू आई कैप हो रहा है, यानी कि सेम राशियों का दो का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। वो क्यों होती है, ध्यान से सुना, अगर आई कैप है और फिर आई कैप है
तो साइन थीटा होता ही नहीं होता है, यानी कि आई डॉट आई साइन थीटा होता ही नहीं होता है। इन दोनों के मध्य कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, और 180 का कोण मान लो या फिर 0 डिग्री का कोण मान लो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू डॉट ई डी एल बचेगा, नहीं बचेगा, और बराबर में क्या चल रहा है, डी डब्ल्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर है ना, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं टी का दोनों तरफ भाग दे देता हूँ, है ना, डी टी का भाग अगर मैं दोनों तरफ दे देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे कार्य में परिवर्तन की दर है ना, कार्य में परिवर्तन की दर है, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी बराबर क्यू डॉट ई, ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर है ना, अगर मैं यहाँ पर अब इसका समन से निकालता हूँ, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, समन जे इक्वल टू 1 to n क्यू जे ई जे डॉट वी जे, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर पास ई इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर डी इक्वेशन जो मेरे पास ये वाली बनी थी और जो डी इक्वेशन है, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो इनका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो एज इट इज सेम है कि नहीं है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डी डब्ल्यू बाई डी टी वो किसके बराबर हो जाएगा, वी, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भैया जब एक वॉल्यूम से है ना एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोपोगेट करती है, तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनको डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जो यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है वो इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा पास लगभग पॉइंटिंग थ्योरम पूरी प्रूफ हो जाती है। लेकिन एक छोटा सा पार्ट और इसका बचा हुआ है, इसकी जो सेकंड थर्म थी ये वाली है ना, अब हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि भैया ये जो है उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर की जाती है उसको शो करिए, हमें आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इस इक्वेशन को लिखकर, यानी कि आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे 1/2 डी बाई डी टी ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस का 1/2 डी बाई डी टी एच वेक्टर डॉट बी वेक्टर डी वी, है ना, इस प्रकार से लिखना है आपको। आप यहाँ पर लिख देना इस चीज़ को कि ये जो हमारे पास टर्म है ये टर्म शो करती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी वॉल्यूम जिसका सरफेस एस है उससे पास करती है, तो उस रीजन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनके द्वारा जितनी एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो उसको जो हम यहाँ पर शो करते हैं कि उसकी जो वैल्यू आती है वो इस प्रकार से दी जाती है। ये जो जिसके अंदर से ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को आगे निकाल के दिखाना आप यहाँ पर इस प्रकार से डी बाई डी टी ई डॉट डी वेक्टर ये जो टर्म है ये टर्म हमें शो करती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट है उसके द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है ना। और उसके अलावा ये जो है 1/2 डी बाई डी टी एच वेक्टर बाई बी वेक्टर डी वी, ये हमें शो करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो पार्टिकल है उसके द्वारा जो है कितनी मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर स्टोर की जाती है, उसको शो करता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख के आना है और लास्ट में आप लिख देना है यहाँ पर कि P डॉट डी एस है ना बराबर होगा E डॉट एच वेक्टर डी एस, ये माइनस का सॉरी प्लस का आएगा, बेसिकली यहाँ पर ही माइनस है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ये आपको शो करना है। और इस प्रकार से आप जितना मैंने आपको बताया यहाँ तक अगर आप लिख के आओगे तो पूरा आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और इसके अंदर अपनी मर्जी से थ्योरम छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख के आना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।